कामरान एकेडमिक क्लासेस में आपका स्वागत है। मैं कामरान अकमल। आज के इस वीडियो में जो हम डिस्कस करने जा रहे हैं वह है एमए हिस्ट्री 2017 का एमसीक्यूज़ पार्ट, जो आप सब के लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, ख़ास तौर से जिन लोगों ने भी जामिया एमए हिस्ट्री के लिए अप्लाई किया है। और ये सॉल्व करने के बाद आपको अंदाज़ा या आप गेस लगा सकते हैं कि किस तरह के क्वेश्चन एमसीक्यूज़ के फॉर्म में आपसे पूछे जा सकते हैं। कुछ क्वेश्चन डायरेक्ट होते हैं, कुछ इनडायरेक्ट होते हैं, कुछ कहीं ना कहीं डीपली होते हैं। तो थोड़ा सा उसी पॉइंट ऑफ व्यू से आपको तैयारी करनी पड़ेगी। और ये सेट ए है, तो शुरू करते हैं। आज का सबसे पहला जो क्वेश्चन है वो ये है, स्ट्रैटिग्राफी इज़ अ मेथड यूज्ड इन आर्कियोलॉजी टू अंडरस्टैंड विच वन ऑफ द फॉलोइंग। बेसिकली स्ट्रैटिग्राफी जो होता है आर्कियोलॉजी में, उसको किस पर्पज़ के लिए यूज़ किया जाता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं वह है ऑप्शन सी, सक्सेसिव डिपॉजिट्स इन द मटेरियल, डिपॉजिट्स ऑफ द मटेरियल रिमेन्स। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 2, विच वन ऑफ द फॉलोइंग टूल्स इज़ नॉट रिलेटेड टू द पैलेलिथिक कल्चर। इसमें से कौन ऐसा टूल है जिसका इस्तेमाल पैलेलिथिक कल्चर में नहीं किया जाता था। तो इसका जो करेक्ट आंसर अगर हम यहाँ पे बात करते हैं वह है सेल्ट। तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। अदरवाइज़ इसके अलावा हैंड एक्स हो गया, चॉपर है, क्लेवर है, ये सब यूज़ किया जाता था। और ख़ास तौर से भीमबेटका में या इसी के साथ साथ बेलान वैली है या नर्मदा वैली है, दिदवाना है, ये सब जगहों पे ये सब टूल्स पाए गए हैं। क्वेश्चन नंबर 3, Who among the following has termed the Neolithic Age as the revolution in the development of human life on the earth? किसने न्यूलिथिक एज को रिवोल्यूशन इन द डेवलपमेंट ऑफ ह्यूमन लाइफ ऑन अर्थ कहा था। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, वी गॉर्डन चाइल्ड। क्वेश्चन नंबर 4, इन विच ऑफ द फॉलोइंग हड़प्पन सिविलाइजेशन साइट्स हैज़ द साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन बिन फाउंड। हड़प्पन सिविलाइजेशन का वो कौन सा शहर है जहाँ पे एक साइन बोर्ड इंस्क्रिप्शन को पाया गया है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कालीबंगन। और कालीबंगन ये भी काफ़ी इम्पोर्टेंट हड़प्पा का एक सेंटर है। क्वेश्चन नंबर 5, द थ्योरी दैट आर्यन अटैक वॉज द कॉज ऑफ द डिक्लाइन ऑफ हड़प्पन सिविलाइजेशन वॉज प्रोपाउंडेड बाई। किसने ये कहा था कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का अगर डिक्लाइन हुआ तो उसके पीछे आर्यन अटैक को कारण माना जाता है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो वह है ऑप्शन ए, मोर्टिमर व्हीलर ने ये कंसेप्ट दिया था। और इसी के साथ साथ अलग अलग लोगों ने इसमें जेफ डेल्स का कुछ मानना था, आर.एल. रेक्स का है, फेयर सर्विस का है, उसी के साथ साथ डी.पी. अग्रवाल का है, सुनु सूद का, काफ़ी लोगों ने अलग अलग अपना पॉइंट ऑफ व्यू रखा है कि हड़प्पन सिविलाइजेशन का डिक्लाइन किस तरीके से हुआ था। तो ये अगर आर्यन अटैक का जिसने थ्योरी दिया था वह है मोर्टिमर व्हीलर। क्वेश्चन नंबर 6, द 4 वर्नास आर मेंशन फॉर द फर्स्ट टाइम इन द। 4 वर्ना सिस्टम जो हिंदू धर्म में है उसको पहली मर्तबा कहाँ पे डिस्क्राइब किया गया था। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं वह है पुरुषा सूक्ता ऑफ ऋग्वेदा। क्वेश्चन नंबर 7, द आर्कियोलॉजिकल कल्चर एसोसिएटेड विद द लेटर वैदिक टेक्स्ट इज। इसमें से आर्कियोलॉजिकल जो कल्चर है लेटर वैदिक टेक्स्ट के साथ वो एसोसिएशन किसके साथ है। तो वह है पेंटेड ग्रेवेयर, और ये आयरन एज के टाइम में भी पाया गया था। तो ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। तो ये क्वेश्चन में बहुत बार पूछा जाता है कि किस टाइप में किस तरह के कल्चर थे, वहाँ की चीज़ें कैसी थी, तो वो आपको याद रखना है। तो ये पेंटेड ग्रेवेयर है। क्वेश्चन नंबर 8, द आयरन वाज फर्स्ट यूज्ड बाय द पीपल बिलोंगिंग टू। किस पीरियड के लोगों के ज़रिए से आयरन पहली मर्तबा इस्तेमाल किया गया। तो इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वह है PJW कल्चर। क्वेश्चन नंबर 9, व्हाट इज़ द आइडियोलॉजिकल अप्रोच ऑफ जैनिज़्म। जैनिज़्म का आर्कियोलॉजिकल अप्रोच क्या है। तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है अनेकांता। ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। और अनेकांता में ये कहा जाता है कि ट्रूथ एंड रियलिटी इज़ कम्प्लेक्स एंड ऑलवेज हैड मल्टीपल एस्पेक्ट्स। तो ये अनेकांता में कहा जाता है और ये फ़िलोसफी है, और इस फ़िलोसफी को थोड़ा सा पेचीदा है, समझने में परेशानी होती है, लेकिन आइडियोलॉजिकल अप्रोच जो जैनिज़्म का है वह है अनेकांता। क्वेश्चन नंबर 10, विच वन ऑफ द फॉलोइंग स्कूल्स ऑफ इंडियन आर्ट रिप्रेजेंट्स ग्रीक थीम्स इन इंडियन स्टाइल। इसमें से कौन सा इंडियन आर्ट का स्कूल है जो ग्रीक थीम्स को इंडियन स्टाइल में रिप्रेजेंट करता है। तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन सी, गंधरा। क्वेश्चन नंबर 11,
व्हाट इज़ द मेन फोकस ऑफ सुश्रुता स्टडी, सुश्रुता स्टडी का मेन फोकस क्या था, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सर्जरी। और उसी के साथ साथ उन्होंने जिस किताब को लिखा था उसका नाम है सुश्रुता संहिता। क्वेश्चन नंबर 12, वेयर हैज़ फर्स्ट एपिग्राफिक रेफरेंस ऑफ कंपाइलिंग सती इन 510 AD बिन फाउंड, कहाँ पे ये पता चला कि पहली मर्तबा के 510 AD में सती का सती को लोग परफॉर्म करते थे, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि ये ईरान का इंस्क्रिप्शन में पहली मर्तबा इसके बारे में बताया गया था। और ईरान इंस्क्रिप्शन के बारे में अगर हम बात करते हैं कि वहाँ पे ये मालवा रीजन में पाया जाता है, और उसी के साथ साथ सती के बारे में अब उसमें डिस्कस किया गया, और गुप्ता पीरियड के जो भीम गुप्ता जो थे उनके बारे में भी यहाँ पे बताया गया है। इसी के साथ साथ इंस्क्रिप्शन में आप और चीज़ों को देख सकते हैं, प्रयाग प्राशस्त्य के बारे में, गरुदा पिलर के बारे में, मंदसौर इंस्क्रिप्शन वगैरह के बारे में, कि किस इंस्क्रिप्शन की क्या खासियत है, उसमें क्या बातें कही गई है, वो भी आपको याद रखना पड़ता है। क्वेश्चन नंबर, अब आगे चलते हैं, क्वेश्चन नंबर 13, हु सक्सीडेड द थ्रोन ऑफ दिल्ली आफ्टर डेथ ऑफ बलबन, बलबन के डेथ के बाद से कौन जाननशीन बनता है बलबन का, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है कैकाबाद। और कैकाबाद के बाद से उनके ग्रैंडसन शमसुद्दीन कयूमार बनते हैं, जो सिर्फ 3 साल के होते हैं। क्वेश्चन नंबर 14, हु एमंग द फॉलोइंग इंट्रोड्यूस द पर्शियन फेस्टिवल्स ऑफ नवरोज़ इन इंडिया, किसने नवरोज़ को हिंदुस्तान में इंट्रोड्यूस किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है बलबन। और बलबन ने यहाँ पे पायबोस और सजदा को भी इंट्रोड्यूस किया था, और उसी के साथ साथ तुर्कालन चहलगानी को उसने ख़त्म भी किया था। क्वेश्चन नंबर 15, द फर्स्ट टर्किश कन्क्वेरर टू क्रॉस द विंध्याचल रेंज वो, सबसे पहला बादशाह, फर्स्ट टर्किश कन्क्वेरर जिसने विंध्याचल रेंज को पार किया था, उनका नाम क्या है, तो इसके बारे में जो बताते हैं तो करेक्ट आंसर जो है वह है ऑप्शन सी, अलाउद्दीन खलजी। क्वेश्चन नंबर 17, विच ऑफ द फॉलोइंग वर्क्स ऑफ दारा शिकोह डील्स विद द कंपेरेटिव स्टडी बिटवीन हिंदुइज्म एंड इस्लाम, दारा शिकोह का कौन सा वर्क है जो कहीं ना कहीं हिंदू और मुस्लिम के दरमियान में कंपेरेटिव स्टडी करता है, तो वह है मजमूल बहरैन। और उसी के साथ साथ सफ़ीनतुल औलिया, सकीनतुल औलिया, सिर्र अकबर, ये सारी जो किताबें हैं वो दारा शिकोह ने लिखा था। क्वेश्चन नंबर 18, हु एमंग द फॉलोइंग स्कॉलर्स आर्ग्यूज दैट द प्री कॉलोनियल इंडियन इकोनॉमी वाज प्रोग्रेसिव टुवर्ड्स कैपिटलिज्म, इसमें से किस स्कॉलर ने ये कहा था कि प्री कॉलोनियल जो इंडियन इकोनॉमी है वो उसी की वजह से जो है वो कहीं ना कहीं हिंदुस्तान जो है वो कैपिटलिज्म के तरफ बढ़ा, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है आई छिछेरो। क्वेश्चन नंबर 19, विच ऑफ द फॉलोइंग मिडिवल इंडियन रूलर्स फाउंड द सिटी ऑफ आगरा, किसने आगरा शहर को बसाया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है सिकंदर लोधी। क्वेश्चन नंबर 20, व्हाट वाज द अरहा सत्ता, अरहा सत्ता क्या था, किनको कहा जाता था, कौन से लोग थे वो, तो इस तरीके के जो टर्म होते हैं वो भी आपसे पूछे जा सकते हैं, तो वो भी आपको याद रखना है। ये क्या था, ये रेवेन्यू डॉक्यूमेंट्स होते थे ये, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 21, हु डिफाइंस द मुगल स्टेट एज द पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर, किसने मुगल एम्पायर के बारे में कहा था कि ये पैट्रिमोनियल ब्यूरोक्रेटिक एम्पायर है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं वह है स्टीफन पी ब्लैक ने ये बातें कही थी। तो जो फेमस कोट्स वगैरह है हिस्टोरियन का वो भी आपको याद रखना है, कभी कभी वो चीज़ें भी आपसे पूछी जा सकती है। क्वेश्चन नंबर 22, अकबर फॉलोड द पॉलिसी ऑफ कंसिलिएशन टुवर्ड्स राजपूत रूलर्स विथ अ व्यू टू, क्यों इस तरीके का उन्होंने कंसिलिएशन रिलेशन को रखा अकबर ने राजपूतों के साथ, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वो ये था कि स्ट्रेंथन द मुग़ल एम्पायर, ताकि उसके ज़रिए से वो मुग़ल एम्पायर को मजबूत रख सके और कंसोलिडेट कर सके। क्वेश्चन नंबर 23, हु वाज द फर्स्ट चीफ जस्टिस ऑफ द सुप्रीम कोर्ट एट कलकत्ता एस्टेब्लिश अंडर द रेगुलेटिंग ऑफ 1773, 1773 एक्ट के ज़रिए से सुप्रीम कोर्ट का इस्टेब्लिश किया गया कलकत्ता में, तो सबसे पहले जो चीफ जस्टिस किनको बनाया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, एलिजा एम्फे। क्वेश्चन नंबर 24, एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल वाज फाउंडेड टू प्रमोट, एशियाटिक सोसाइटी को बंगाल में क्यों इस्टेब्लिश किया गया था, क्या पर्पज़ था, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है द स्टडी ऑफ इंडियन लैंग्वेज एंड स्क्रिप्चर्स, ताकि इंडियन लैंग्वेज और स्क्रिप्चर को पढ़ा जा सके, और इसको विलियम जोन्स ने 1784 में इस्टेब्लिश किया था।
क्वेश्चन नंबर 25, द फाउंडेशन ऑफ मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया वॉज लेड बाई, कि जो मॉडर्न एजुकेशन सिस्टम है उसको किसके ज़रिए से आगे लेकर बढ़ा गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है वुड डिस्पैच, जो 1854 में लाया गया और जिसके बारे में कहा जाता है कि दिस इज़ द मैग्ना कार्टा ऑफ एजुकेशन सिस्टम इन इंडिया। क्वेश्चन नंबर 26, विच एनुअल सेशन ऑफ इंडियन नेशनल कांग्रेस वाज प्रेसाइडेड ओवर बाय महात्मा गांधी, महात्मा गांधी ने किस नेशनल कांग्रेस को प्रेसाइड किया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, बेलगाम, जो 1924 में हुआ था। क्वेश्चन नंबर 27, शारदा एक्ट ऑफ 1929 प्राइमरीली एम्ड, शारदा एक्ट जो है 1919 का वो किस चीज़ के ऊपर फोकस करता है, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर, सबसे पहले ये जान लें कि 28 सितंबर 1929 को इसे लागू किया गया था और ये चाइल्ड मैरिज रिस्ट्रेंट एक्ट भी इसको कहा जाता है। और ख़ास तौर से हरि बिलास सरदा जो है इन्होंने इसको स्पॉन्सर किया था, हरिबिलास सरदा ने, इसी वजह से इसको शारदा एक्ट भी कहा जाता है। और इसका जो मेन पर्पज़ था वो था टू डिस्करेज चाइल्ड मैरिज को डिस्करेज करना। क्वेश्चन नंबर 28, द डॉक्ट्राइन ऑफ पैसिव रेसिस्टेंस अगेंस्ट द ब्रिटिश इन इंडिया वाज प्रोपाउंडेड बाय, पैसिव रेसिस्टेंट का आइडिया किसने दिया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन ए, महात्मा गांधी। क्वेश्चन नंबर 29, एज अ रिजल्ट ऑफ द पूना पैक्ट द नंबर ऑफ सीट्स रिजर्व फॉर द डिप्रेस्ड क्लासेस आउट ऑफ जनरल इलेक्टोरेट सीट्स वर, पूना पैक्ट होता है और पूना पैक्ट होने के बाद से जो डिप्रेस्ड क्लास की जो सीटें होती हैं उसको क्या किया जाता है, घटाया जाता है या बढ़ाया जाता है, क्या किया जाता है, तो इसमें अगर हम बात करते हैं कि बेसिकली ये गांधी जी और अंबेडकर जी के दरमियान में 24 सितंबर 1932 को पूना पैक्ट का आयोजन किया गया था और इसमें डिप्रेस्ड क्लास के लिए जो सीटें होती है उसको बढ़ा दिया जाता है और वो 71 से 148 सीटें कर दी जाती है। और ये जो साइन किया गया था पूना पैक्ट वो यरवदा सेंट्रल जेल में किया गया था। क्वेश्चन नंबर 30, हु एमंग द फॉलोइंग वाज पॉपुलरली नोन एज लोकहितवादी, लोकहितवादी किसको कहा जाता है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है गोपाल हरि देशमुख को लोकहितवादी कहा जाता है। क्वेश्चन नंबर 31, हु एमंग द फॉलोइंग सेड माई बॉय नो यू आर एन इंडियन फर्स्ट एंड देन अ मुस्लिम, कि मेरे बच्चे पहले तुम इंडियन हो और उसके बाद से मुसलमान हो, ये किसने कहा था, तो ये मोहम्मद अली जिन्ना ने कहा था। तो ऑप्शन डी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 32, द आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया वाज एस्टेब्लिश्ड ड्यूरिंग द पीरियड ऑफ, किसके पीरियड में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को एस्टेब्लिश किया गया, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है लॉर्ड कर्जन। अब यहाँ पे कभी कभी कन्फ्यूज़न हो जाता है कि सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ने आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश किया गया और डायरेक्टर जनरल सबसे पहले अलेक्जेंडर कनिंघम ही बने। फिर 1904 में एक एक्ट लाया जाता है, उसके ज़रिए से जितने भी मोनूमेंट वगैरह है उसको प्रिजर्व करने की बात की जाती है। इस वजह से ऐसा माना जाता है कि लॉर्ड कर्जन ने 1905 में आर्कियोलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया को प्रोपेर में शुरुआत की, लेकिन सबसे पहले आर्कियोलॉजिकल डिपार्टमेंट को एस्टेब्लिश करने वाले अलेक्जेंडर कनिंघम है और डायरेक्टर जनरल भी सबसे पहले वही बनाए गए। क्वेश्चन नंबर 33, हु एमंग द फॉलोइंग वाज द फाउंडर ऑफ द खुदाई खिदमतगार ऑर्गेनाइजेशन, खुदाई खिदमतगार का फाउंडर कौन था, तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है खान अब्दुल गफ्फार खान। क्वेश्चन नंबर 34, विच वन ऑफ द फॉलोइंग वाज फिक्स्ड एज द डे ऑफ डायरेक्ट एक्शन डे बाय द मुस्लिम लीग 1946, कि किस डे को मुस्लिम लीग के ज़रिए से डायरेक्ट एक्शन डे के तौर पर मनाया गया, तो वो था, अगर हम बात करते हैं कि यहाँ पे इसका जो करेक्ट आंसर हो जाएगा वो है 16 अगस्त 1946, तो ऑप्शन सी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 35, द कंस्टिट्यूएंट असेंबली मेट फॉर द फर्स्ट टाइम ऑन, कंस्टिट्यूएंट असेंबली की पहली मुलाकात किस दिन होती है, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है 6 दिसंबर 1946 को। क्वेश्चन नंबर 36, द कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम वाज लॉन्च्ड इन, कम्युनिटी डेवलपमेंट प्रोग्राम को कब लॉन्च किया गया था, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी 1952 में, और 1952 में भी अगर हम बात करते हैं कि वह है 2 अक्टूबर को। क्वेश्चन नंबर 37, द एसेंशियल स्पिरिट ऑफ द नॉन अलाइन मूवमेंट, के एसेंशियल स्पिरिट क्या था नॉन अलाइन मूवमेंट का, तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है टू कीप क्लोज टर्म्स ऑफ फ्रेंडशिप विद द एफ्रो एशियन, इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी टू कीप अवे फ्रॉम द पावर ब्लॉक्स, जो दोनों पावर ब्लॉक बन गए थे तो ये थर्ड वर्ल्ड एक बन रहा था और वहीं जो
नॉन अलाइन मूवमेंट का जो मेन पर्पस था कि हमें इन दोनों से बिल्कुल अलग थलग रहना है। क्वेश्चन नंबर 38, व्हेन वाज स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन अपॉइंटेड बाय प्राइम मिनिस्टर नेहरू? प्राइम मिनिस्टर नेहरू के ज़रिए से कब स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन को बनाया गया? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन बी। 1953 में सबसे पहले किया गया दिसंबर में, और इसके जो हेड थे ये स्टेट रीऑर्गेनाइजेशन कमीशन का, उनका नाम है फजल अली। तो फजल अली जो है ये करेक्ट आंसर हो जाएगा और ये ऑप्शन बी इज़ द करेक्ट आंसर। क्वेश्चन नंबर 39, द स्टेट विच फर्स्ट एडॉप्टेड द पंचायती राज इन इंडिया वाज? वो स्टेट जिसने सबसे पहली मरतबा पंचायती राज को हिंदुस्तान में एडॉप्ट किया वो कौन सा है? तो इसके बारे में अगर हम बात करते हैं तो इसका जो करेक्ट आंसर है वह है ऑप्शन डी, राजस्थान। और इसके बारे में अगर हम बात करते हैं कि सबसे पहली मरतबा बलवंत राय मेहता कमेटी का आयोजन किया गया था इसके लिए, और हिंदुस्तान में 73rd अमेंडमेंट एक्ट होता है 1992 में, और फिर 1993 में पहली मरतबा अमेंड करके पंचायती राज को हिंदुस्तान में इम्प्लीमेंट कर दिया जाता है, और नागौर डिस्ट्रिक्ट जो राजस्थान का सबसे पहली मरतबा वहीं पे इसे लाया गया। एंड लास्ट वन जो है कि द बेसिस ऑफ द इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट ऑफ इंडिया अप टू द मिड 1960 वॉज, के इंडस्ट्रियल डेवलपमेंट का बेसिस क्या था 1960 के मिड तक? तो ये थोड़ा सा कन्फ्यूज़न है, इसमें आपको भी देखने की ज़रूरत है। मेरे अकॉर्डिंग जो करेक्ट ज़्यादा सा मुनासिब लग रहा है वो है द डेवलपमेंट ऑफ कैपिटल गुड्स इंडस्ट्रीज़, लेकिन आप इसको और देख सकते हैं, मैं बहुत ज़्यादा इसमें श्योर नहीं हूँ। तो ये एक ऑप्शन जो है जहाँ पे मैं बहुत ज़्यादा श्योर नहीं, तो जहाँ पे आप थोड़ा सा देखने की ज़रूरत है कि एग्जैक्ट करेक्ट आंसर क्या होगा। तो ये थे 40 इम्पोर्टेंट MCQs, और इसी के साथ साथ अगर आपको वीडियो अच्छे लगे तो आप इसको लाइक भी कर सकते हैं, शेयर कर सकते हैं। वंस अगेन थैंक यू सो मच।